नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज के टक्कर के गुरुवार एडिशन में, थर्सडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। और आज का टक्कर का एडिशन सुपर डुपर एडिशन है, पावर पैक्ड एडिशन है, क्योंकि आज मेरे साथ कई मंत्री जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए, जो कि बजट के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगले 50 मिनट आपको बजट का निचोड़ देखने को मिलेगा। आज दिन भर आपने बजट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर इस बजट का निचोड़ क्या है। तो मैं आपको टक्कर के बजट स्पेशल एडिशन में सबसे सरल अंदाज में बताता हूं कि बजट की बड़ी बातें क्या है और बजट में किसको क्या मिला। सबसे पहले 5 बड़ी बातें समझ लीजिए और जान लीजिए। पहली बड़ी बात है, इस बार के बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी बड़ी बात है, बजट में रोजगार के 55 लाख नए अवसर देने का टारगेट रखा गया है। तीसरी बड़ी बात है और अहम बात है, बजट में यह भी बताया गया है कि आम लोगों की आमदनी 50% तक बढ़ी है। और चौथी बड़ी बात है, 10 साल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है, जो देश के लिए अच्छी बात है। पांचवी बड़ी बात, अगले 5 साल में 2 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और अब सवाल है कि किस वर्ग को बजट में क्या मिला, यानी आपको क्या मिला। सबसे पहले बात करते हैं कि महिलाओं की, क्योंकि मोदी सरकार लगातार नारी शक्ति पर जोर दे रही है। तो इस बार के बजट में 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर के लिए फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान हो गया है। इसके अलावा लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। आंगनवाड़ी महिलाओं को भी अब आयुष्मान योजना का लाभ दिया गया है। इसके बाद बारी आती है युवाओं की, यानी भारत की युवा शक्ति की। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का फंड का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत टेक सेवी यूथ स्कीम में कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी बताया है कि 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का फायदा मिला है। किसानों के लिए ऑयल सीड के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा फैसला हुआ है, और यह बहुत अहम फैसला है। साथ ही 1350 से ज्यादा मंडियों को ई नाम से जोड़ने का ऐलान भी किया गया है। यह किसान भाइयों के लिए बड़ा फायदा लेकर आएगी। बजट में बताया गया है कि 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। साथ ही करीब 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना से फायदा हुआ है। और अब बात गरीब तबके की, तो मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। साथ ही हाउसिंग प्लान के तहत 5 साल में 2 करोड़ घर बनाने का एक बड़ा टारगेट रखा गया है। बजट में यह भी बताया गया है कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। ये बहुत अहम बातें हैं। तो यह है बजट का निचोड़। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया। Amrit Kal is also now called Kartavya Kal. In short, that's a budget. ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को एम्पावर करेगा। बजट में समाज के हर तबके, किसान, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए कुछ न कुछ रखा गया। लेकिन विपक्ष को ये बजट रास नहीं आया और खामियां निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ा। किसानों के तरफ ध्यान नहीं दिया, गरीबों के तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आप अपने रंगीले भाषण को आप बोलते रहे। बजट प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल इस बात को साबित कर देता है कि ये एक जुमलों की सरकार है। सरकार तो खुशहाल हो गई, लेकिन जनता बदहाल हो गई। बिल्कुल इस बजट खाली खोखला सिगा, कुछ भी नहीं सिगा, सिर्फ अपनी खोखली पीठ थपथपान दी गाल सी। ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट में किया है। लेकिन आज बजट का सबसे सरल विश्लेषण दिग्गज चेहरों के साथ। और अब अंतरिम बजट का तुलनात्मक विश्लेषण पे नजर डाल लेते हैं। और आपको मैं व्यूअर्स समझाने की अब कोशिश करता हूं, बताने का एक बड़ा गंभीर प्रयास करता हूं कि यूपीए सरकार
और मोदी सरकार में कंपैरिजन क्या है। बजट में 80,000 करोड़ का घाटा दिखाया गया था यूपीए के शासन में। जीडीपी में, मोदी सरकार में जीडीपी में लगातार तेजी, महंगाई पर नियंत्रण बताया गया है। तेल और उर्वरकों की सब्सिडी को टाला गया था यूपीए की सरकार में, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार में राजकोषीय घाटे में गिरावट आई है। यह मोदी सरकार के लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च में कटौती हुई है यूपीए के सरकार के अंदर, और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में 11 लाख करोड़ का खर्च किया गया है, 11.1 करोड़ टू बी प्रिसाइज। ये बहुत अहम बात है। 2005-2014 के बीच पूंजीगत व्यय 23% से घटकर 14% हुआ है, जबकि मोदी की सरकार में 10 सालों में अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, रिकॉर्ड नौकरियां मिली हैं और बड़ी एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज भी इसकी बानगी देती है। तो यह है तुलनात्मक विश्लेषण। और अब चलते हैं हमारे पावर पैक्ड मिनिस्टर्स कन्वर्सेशन में, यानी आज हम मंत्रियों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट में क्या है। अब रुख करेंगे हम केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का। तो इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, जो कि हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर भी हैं। पुरी साहब, आपका अभिनंदन है। और मेरा बड़ा सवाल अहम है कि ये क्या बीजेपी कह रही है कि ये उनका हैट्रिक वाला बजट है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये विदाई वाला बजट है। ये पॉलिटिकल सवाल है बजट के ऊपर, लेकिन आपका जवाब। अमीश जी, पहली बात तो ये बजट क्या था? ये एक इंटरिम बजट है जी, और वोट ऑन अकाउंट है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी टर्म शुरू होगी लोकसभा के चुनाव के बाद, उस समय कई फैक्टर्स जो है रेलेवेंट होंगे। पहली बात तो ये 10 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार ने काम किया, उसके बारे कल माननीय महामहिम प्रेसिडेंट के एड्रेस में उसमें चर्चा थी, उसमें पूरे आंकड़े थे। और आज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके बारे जो फैक्ट्स रखे जी जी पर ये इंटरिम के अलावा उन्हें आगे जाने के लिए जो उन्होंने जो विजन बताया। अब जैसे मान लीजिए, मैं छोटी सी बात करता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला के अभी तक कोई करीब 4 करोड़ आवास सैंक्शन हुआ। आज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा 2 करोड़ और होगा। आज बात की मिडिल क्लास के बारे जी, कि मिडिल क्लास को भी सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये जो एग्जिस्टिंग 10 साल में जो काम हुआ है, उसको आगे कैसे ले जाया जाएगा। तो पुरी साहब देखिए, आप तो तीसरी टर्म की बात कर रहे हैं। जी पुरी साहब, माफ करिए आपको टोक रहा हूं, आप तो तीसरी टर्म की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी गारंटी दे रहे हैं कि मेरी तीसरी टर्म है, लेकिन विपक्ष को यह अंतिम बजट लग रहा है। अखिलेश यादव ने बोला यह विदाई वाला बजट है, कांग्रेस कह रही है कि आखिरी बजट है, इसके बाद नरेंद्र मोदी कोई बजट, उनकी शासन आएगा नहीं और कोई बजट पेश नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि इस बार चाहे आप कुछ भी कर ले, चाहे राम मंदिर हो जाए, चाहे नीतीश बाबू आपके साथ आ जाए, चाहे आप बजट कुछ भी दे दे, लेकिन इस बार राहुल गांधी का मैजिक काम कर जाएगा? ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, मैं किसी पर्सनालिटी पे नहीं आना चाहता हूं। राहुल गांधी का मैजिक, इसमें मतलब एक तरफ राहुल गांधी है जो जिनकी 50 साल से उम्र ज्यादा है और युवा नेता है, और दूसरा मैजिक। इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ टर्म्स है, वो मैं नहीं जानता हूं। मैं आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक, ही इज अ यूथ लीडर एट 53, आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। जहां तक ऑपोजिशन की बात है, जहां पे मैंने उनके बयान देखे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, मनीष तिवारी का, कि ये लैक क्लस्टर बजट है। पहले तो अपनी अंग्रेजी पता कर ले, लैक क्लस्टर होता क्या है। हमारे यहाँ अगर कोई चीज लैक क्लस्टर है, वो है ऑपोजिशन जी। वो उसके लैक क्लस्टर क्या, ना उनके पास राज्यसभा में स्ट्रेंथ है, ना लोकसभा में, और लोकसभा राज्यसभा में स्ट्रेंथ जो है मिला के उसमें उनकी बात नहीं बनती। इसलिए सरकार ने जो 10 साल में काम किया, दैट इज अवेलेबल एम्पिरिकली, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। अगर मैं कहता हूं हमने 4 करोड़ आवास सैंक्शन किए हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, उसमें लाभार्थियों के नाम मैं दिलवा दूंगा आपको, किस किस को सैंक्शन हुआ। अगर हम कहते हैं कि हमने स्वनिधि में 73 लाख लोन्स दिए, तो हर एक लोन एप्लीकेंट का नाम है, उसकी सिचुएशन है। अभी गणतंत्र दिवस के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाभार्थियों को बुलाया, मेरे मंत्रालय के साथ जुड़े हुए 2000 लोग थे जी। आप उनकी बात सुननी चाहिए थे, उनको भोजन में बुलाया, वो स्पेशल गेस्ट थे,
रिपब्लिक डे पे। तो लैकलस्टर कौन है? मुझे लगता है कि ऑपोजिशन, इसलिए मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा था, कौन क्या बात कर रहा है। और ये लास्ट बजट की जो बात है, देखिए ये इंटरिम बजट है इस लोकसभा की, पर अभी आने वाले चुनाव में जो 10 साल में काम हुआ है उस पे हमारी जनता जो है उस पे उसके बेसिस पर निर्णय लेगी। और ऑपोजिशन क्या कहेगी उनका? जी मैं ऑपोजिशन क्या प्रोग्राम देगी, कौन सा आइडिया है उनका? जी मैं संक्षेप में आपसे एक जवाब चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी हमेशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा रेवड़ी पॉलिटिक्स को अटैक करते हैं, लेकिन मैं इस बार का बजट जो देख रहा हूं उसमें बजट में 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया गया है। और आप इसी विषय पे अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते हैं, इसी विषय पर आप कर्नाटक के शासन को टारगेट करते हैं, इसी विषय पर आप तेलंगाना की में कांग्रेस को टारगेट करते हैं, लेकिन वही अब आपका बजट दे रहा है। तो क्या माने कि आप भी रेवड़ी पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं? नहीं जी, नहीं। एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू वांट टू गिव समबडी फिश तो आप देखो, अगर उसको फिशिंग सिखाओगे, ये भाई साहब बिल्कुल अलग स्कीम है। केजरीवाल जी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना चाहते हैं पंजाब और दिल्ली में, तो लोग क्या करते हैं, वो 2 मीटर लगवा लेते हैं। अगर 500 यूनिट की उनकी कंजम्पशन है तो 2 मीटर में, दोनों में 300 में। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम सोलर पैनल दे रहे हैं जो छत पे लगेगा, और सोलर पैनल के साथ उनको 300 जो सोलर पैनल प्रोड्यूस करेगा उसकी मिलेगी। एक साल में 15,000 से 18,000 रुपए की आमदनी होगी उन सोलर पैनल से। 1 करोड़ आवास पे लगेंगे। तो ये रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं है, ये प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स है। ये तो हम आपको सोलर पैनल दे रहे हैं कि आप उसके बाद आपको मिले। पुरी साहब, मैं हम्बल सबमिशन, आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं है, विपक्ष जो कर रहा है वो रेवड़ी पॉलिटिक्स है। और लेकिन अच्छा, इसके अलावा आप तो रेवड़ी पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे, आप अनाज भी फ्री दे रहे हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि अगर देश तरक्की कर रहा है तो इतने गरीब लोगों को अनाज देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये सवाल विपक्ष आमतौर पर हमारे कार्यक्रम में उठाता है, तो मुझे लगा मुझे आपको पूछना चाहिए ये बात। आप, मुझे बड़ी खुशी है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष उठाता है। इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं जी। ये जो 3 समय का ड्राई राशन देना शुरू किया, ये उस समय शुरू किया जब महामारी थी, और महामारी के दौरान दिया। हमने गैस सिलेंडर भी 3 मुफ्त दिए, क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी। किनको दिया? गरीब परिवारों को दिया। अब कह रहे कि आप एकदम बंद कर लीजिए। आपका तो एक बढ़िया टीवी पर्सनालिटी है, आप अच्छे चैनल के लिए काम करते हैं, मुझे भी 2-4 पैसे में पेंशन में मिल जाते हैं, पर जिनके पास कुछ नहीं था, ये ट्रांजिशन है। पर ये सोलर पैनल लगने के साथ जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी उनको, वो सोलर पैनल से मिल रही है। हमारा खर्चा सोलर पैनल पे है, और मैं मान के चलूं ये बड़ी प्रोडक्टिव है चीज। इससे लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, देश जो है तरक्की कर रहा है। अगर केजरीवाल पे रहने, तो केजरीवाल की पॉलिसी सब कुछ ही फ्री कर दो, सब कुछ ही फ्री कर दो। मेरे जो मेट्रो बढ़िया चल रही है, दुनिया में दूसरे नंबर पे हम आने वाले कुछ समय में, 960 किलोमीटर है, वो बनने जा रही है 1600 किलोमीटर। केजरीवाल कहते हैं इसका भाड़ा, इसको फ्री कर दो। तो मैंने पूछा, केजरीवाल जी आप इसको दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बस जैसे बनाना चाहते हो, या दिल्ली डीटीसी बस को मेट्रो बनाना चाहते हो? इसमें दिन रात का फर्क है। आपके कार्यक्रम, आप बहुत, आपका सक्सेसफुल शो है, उस पे विपक्ष के लोग जो मर्जी कहिए, आप हमें उनके साथ बिठाइए जो वो कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं लैकलस्टर है। अरे भैया 10 साल का काम लैकलस्टर कैसे होगा? लैकलस्टर ये है कि आपके पास कोई स्कीम नहीं है, जी। आपकी इंडिया अलायंस फेल हो रही है, और आपके जो युवा नेता हैं, उनकी केमिस्ट्री कुछ खास लगता है, वो नीडल ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही वहां। लेकिन चलिए, आपने बोला कि जो युवा नेता हैं उनकी केमिस्ट्री ठीक नहीं है। इंडिया अलायंस जो है वो ठीक नहीं है। इंडिया अलायंस को तो आप ठीक रहने नहीं दे रहे, बीजेपी ठीक नहीं रहने दे रही इंडिया अलायंस को। नीतीश जी को आपने ले लिया, ममता बनर्जी मना कर रही है, अखिलेश यादव वन साइडेड। नीतीश जी को आपने ले लिया, यानी बीजेपी के साथ आ गए नीतीश कुमार जी। तो बिहार में सरकार उनकी निपट गई। अब राहुल जी बंगाल गए तो ममता जी छोड़ गई, बिहार गए तो नीतीश जी छोड़ के चले गए, और वो बीजेपी के साथ चले गए। अब उन्होंने झारखंड जाना था तो आपने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवा दिया है ईडी द्वारा।
वो करे तो करे कहां, जाए तो जाए कहां? देखिए ऐसा नहीं ऐसे नहीं फिर ऐसे राज्यों में जाए जहां पे उनकी सरकार हो। वो तो 2-3 है सरकार उनके राज्य, शायद हम पंजाब में है, 1-2 जगह और भी है, वहां पे यात्रा करें। देखिए सीरियस लेवल पे हम क्या कह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस बढ़ रही है तो हम किसी को जबरदस्ती तो अपनी तरफ ला नहीं सकते। तो मैंने थोड़े ना कहा था शिबू सोरेन को या जो भी नेता हैं कहीं के किसी और स्टेट के कि आपने जब उस समय जब स्कैम किया था आपको सोचना चाहिए था। हम कौन होते हैं? अगर आप क्या चाहते हैं, क्योंकि वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपना काम बंद कर दें, मैं तो समझ ही नहीं। सॉरी। और दूसरा, ममता दीदी का वो आप क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा को उन्होंने मदद इसलिए नहीं की है क्योंकि बीजेपी का असर था। इसमें भी मेरे को बात को चल नहीं रही। देखिए इंडी अलायंस ने बहुत समय ये किया क्योंकि इनका 1 पॉइंट प्रोग्राम था, वो सत्ता में आना चाहते हैं और उसमें इसलिए उनका सारा समय इस चीज में लग गया कि उनमें से उनके जो नेतृत्व है उन लीडर्स में से कौन बनेगा दावेदार जी उस अलायंस का लीडर। अब उन्होंने सीट शेयरिंग की बात करने की कोशिश की तो ममता दीदी ने वहां पे वेस्ट बंगाल में उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर उन्होंने बात की पंजाब की, वहां पे मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ चले गए। तो इसमें बीजेपी का क्या दोष है? अगर उनमें से और लोग हमारी तरफ आना चाहते हैं, मुझे लगता है कई है आना चाहते हैं, वो कब आना चाहेंगे अभी या चुनाव के बाद वो देख लेंगे हम। जी मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आपको लगता है कि ईडी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई की बात हो रही है, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ईडी विपक्ष के खिलाफ काम कर रही है? जो लगातार आरोप लग रहा है उस विषय को आप कैसे लेना चाहते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी 5वां सम्मन आ चुका है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है लोकसभा में, इसलिए लोकसभा चुनावों से पहले उनको अंदर करना चाहती है, जेल में डालना चाहती है। मैं सॉरी आज पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं बजट के दिन, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं समझता हूं पॉलिटिक्स और बजट और ये चीजों में, ये चर्चा में आपका अधिकार बनता है ऐसा सवाल पूछने पे। पर अगर आप ये कहेंगे अरे भाई अगर ईडी जो है वो हमने तो पैदा नहीं किया, ईडी को, सीबीआई को हमने नहीं पैदा किया, इनकी भी सरकारें थी पहले, तो क्या ये क्या करते थे अपना ईडी और सीबीआई अपना काम रोक लें? पहली बात तो ये चलती है ईडी कुछ किसी फैक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। अगर आपने 5 साल पहले या 10 साल पहले कोई स्कैम किया हो और उसकी रिपोर्ट हुई, अब जैसे वेस्ट बंगाल में ईडी ने जांच की है, वो हमने थोड़ा ना की, एक रिक्रूटमेंट स्कैंडल था जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा, और मैं आपको ये जरा थोड़ी डिटेल में बताना चाहता हूं, कुछ लोगों ने ये कहा कि टीचर्स की भर्ती में किसी ने, जो भी मंत्री था, उन्होंने पैसे लेके लोगों को भर्ती किया जो मेरिट में लिस्ट में आए थे टॉप 15-20 में, उनका नहीं हुआ। तो उन लोगों ने जाके कंप्लेंट की है, उन्होंने जाके कंप्लेंट किया, उस कंप्लेंट पे जांच हुई है। अब वो चीज पुरानी घूमती फिरती इस समय आ जाए तो आपका ये कहना है कि कोई अगर किसी राज्य में विपक्ष की सरकार हो तो ईडी को कहा जाएगा भाई लेकिन ये भी तो एक इत्तेफाक है पुरी साहब, ये भी तो एक इत्तेफाक है कि सारे के सारे ईडी को विपक्ष के नेता ही मिलते हैं, कोई और नेता मिलता ही नहीं है। ये भी एक इत्तेफाक है और गजब का इत्तेफाक है। ये गलत बात है। नहीं, ये तो मिसकैरेक्टराइजेशन है। ईडी को वही लोग मिलते हैं जो गड़बड़ करते हैं जी। और मुझे ये बताइए, आप ये जो पुरानी परिभाषा थी ऑपोजिशन कांग्रेस की, उस स्कैम की नई वोकैबुलरी थी 2G, CWG, वो क्या था? तो अभी आप देखिए मोदी जी की सरकार में एक हमें बता दीजिए कोई उन्होंने यहां पे, ये नहीं मैं मानता हूं कोई लोअर लेवल पे सीनियर लेवल का, अगर कोई एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन नहीं होता एकदम एक्शन लेते हैं जी। तो इसमें ये पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी के कार्य, अगर हम कोई योजना चलाते हैं उसका पैसा पहुंच रहा है कि नहीं। अभी पीछे हमारी किसी एक योजना में किसी ने कंप्लेंट किया, हमने फटाफट वो जो ऑफिसर पे जांच की, उसको सस्पेंड कर दिया। आप मेरे को बताइए कितनी विपक्ष की सरकारों में ऐसा काम होता है? जी। ये जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन जो है मोदी जी की सरकार का हॉलमार्क है। इसलिए ईडी काम करे ना करे, आप उनको बताए। देखिए आप कई आपके स्टेट्स हैं, पहले वो ईवीएम की भी बात करते हैं, वो जी ईवीएम गड़बड़ है। अरे भाई जब आप चुनाव जीतते हैं उस समय क्या
जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आपकी ऊपर से लिंक है उसका। आखिरी दो सवाल आपने, क्योंकि ईवीएम की बात करी, चंडीगढ़ में एक इलेक्शन हुआ जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़े सारे आरोप लगाए, क्योंकि आप पंजाब से इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जहां पे भी इलेक्शन होगा पूरी स्क्रूटनी होगी, जो भी होगा। अगर मान लीजिए वो कहते हैं वोट हमारे ज्यादा थे, जीत गया बीजेपी का मेयर है। जब तो ठीक है, अगर वोट आपके ज्यादा थे तो आपको जीतना चाहिए था, पर आपके वोट नहीं थे ज्यादा, इसलिए आप नहीं जीते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लीगल रिकॉर्ड्स बना हुआ है उसका। जी पहले आप ये अगर मान लीजिए अगर टैंपरिंग हुई है तो टैंपरिंग किसने करवाई है? क्या उसमें कांग्रेस पार्टी में और आम आदमी पार्टी में इतनी अंडरस्टैंडिंग है? मैं तो जब सुन रहा हूं पंजाब की बातें, एक दूसरे की वो काट रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं हम आम के साथ नहीं, हम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने तो कहा एक थी कांग्रेस, हर एक चीज की जांच होगी। जी, मैं बिल्कुल आखिरी सवाल, एक सीट मिलेगा। ममता जी भी एक दो सीट ही दे रही है बंगाल में भी। हवाई ईंधन के कीमतें तो कम हुई, लेकिन आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कुछ कम होंगी, क्योंकि बीच में एक बड़ा बज आया था कि पेट्रोल 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है। कुछ कहना चाहते हैं बतौर पेट्रोलियम मंत्री आप व्यूअर्स को? भाई साहब, हम 85% अपना कच्चा तेल की जो हमारी कंजम्पशन है 5 मिलियन बैरल दिन की हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस समय इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल $83 पर बैरल है जी। वहां पे रेड सी में जो ट्रांसपोर्टेशन है वहां पे डिसरप्शन हुई है। वो जो ऑयल के टैंकर्स है उनको लंबे रूट से आना पड़ रहा है, इंश्योरेंस रेट बढ़ गए। हाँ, एक बात है कि पिछले 3 साल में भारत एक ऐसा देश है, चाहे जापान भी होगा, जिसमें पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। अब आगे की आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो ये चाहूंगा, मैं प्रार्थना करता हूं आप भी करिए कि जो रेड सी में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है ये ठीक हो जाए। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पहले 3 क्वार्टर में अच्छा उनकी शोइंग थी, चौथा क्वार्टर भी अच्छा हो जाए। अगर ये इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होती है तो ये हो सकता है, पर इसका निर्णय सरकार थोड़ी ना लेगी। हम तो यही तय करेंगे कि हम एक्साइज ड्यूटी कितना लगाते हैं, हम वैट कितना हमारी सरकार पुरी साहब। और ये हल्ला कौन मचाता है? वो कांग्रेस की सरकार, जहां पे जिन्होंने वैट कम ही नहीं किया। पुरी साहब, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस महत्वपूर्ण दिन पे हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ बात करी, आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली बात करी हमारे साथ। तो सीएनबीसी आवाज के टक्कर के अब के एडिशन में हम रुख करेंगे सीधा केंद्रीय मंत्री कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का। सीधा बातचीत करते हैं पीयूष गोयल से। सबसे पहले तो बजट आ गया है और हमेशा कहा जाता है कि चुनाव से पहले चुनावी बजट आएगा, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने इस ट्रेंड को बदला है। यह आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? सवाल यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को एक कमजोर अर्थव्यवस्था से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया, आज मैं समझता हूं ये इंटरिम बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक आधारशिला रखी है। आगे के अमृतकाल के वर्षों में कैसे भारत एक विकसित भारत बनेगा। आत्मविश्वास तो हमारा है और आत्मविश्वास बड़ा मजबूत है कि भारत के लोग 140 करोड़ भारतवासियों के संयुक्त प्रयास से हर गरीब, हर महिला, हर युवा, हर किसान के सबके प्रयास से जो देश में तेज गति से विकास होने जा रहा है, भारत को कोई रोक नहीं सकता। अब भारत सही दिशा में चल रहा है और भारत आगे चल के विश्व को सही दिशा में लेके जाएगा। ये बजट महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये राम मंदिर बनने के बाद पहला बजट आया है। तो न्यूज़ 18 के दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि इस बार आम आदमी के लिए आपकी राय में खास क्या है। हालांकि ये इंटरिम बजट है, इसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है, लेकिन आम आदमी के लिए राहत वाली बात क्या है? क्योंकि मिडिल क्लास को लग रहा है कि एक बार फिर उनकी उम्मीद भरी आंखों में उम्मीद ही दिखी, मिला कुछ नहीं। आमिर जी, ये बहुत घिसे पिटे पुराने वाक्य हो गए। वास्तव में तो ये इंटरिम बजट है, आपने सही कहा, पूरा बजट तो जुलाई में पेश होगा। लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए कि माननीय वित्त मंत्री ने किस प्रकार से आगे का जो दिशा दिखाई है।
इसमें 2 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर की बात रखी गई है। किस प्रकार से जो करदाता हैं उनको पुरानी मुसीबतों से राहत दिलाने के लिए पुराने केस वगैरह खत्म करने से 1 करोड़ करदाताओं को राहत की बात बताई गई है। किस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने 3 करोड़ लखपति दीदियों बनाने की बात रखी है। माननीय वित्त मंत्री ने जो पर्यटन के ऊपर विशेष ध्यान देने की बात बताई है, उससे युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को नए अवसर किस प्रकार से बड़े मात्रा में मिल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो नौकरियां और काम के अवसर बड़े पैमाने पर देता है। और सबसे बड़ी बात तो जो निवेश हो रहा है भारत में, डोमेस्टिक निवेश भी जी, घरेलू और विदेशी निवेश भी, और उसके अंतर्गत जो आधारभूत सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर पे केंद्र सरकार 11,11,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्चेगी, राज्य सरकार और निजी और विदेशी निवेश अलग। अब ये सब पैसा जब खर्च होता है तो मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी, उद्योग से जुड़े हुए पूरा इकोसिस्टम, सर्विस सेक्टर, इन सबको लाभ होता है। तो एक प्रकार से ये एक ऐसा बजट है जिसने किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा। इसने गरीबों का भी कल्याण किया, इसने युवाओं को एक नए अवसरों का भरमार दिया, नारी शक्ति इस देश की विकास यात्रा का नेतृत्व करेगी इसका स्पष्ट संदेश दिया, और अन्नदाताओं के भविष्य को कैसे उज्जवल बनाया जाएगा उसका भी संदेशा लेके आया है ये बजट। मैं वित्त मंत्री और सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं इस बढ़िया बजट को। आपकी सरकार का टारगेट है कि 2047 तक, 2047 तक विकसित राष्ट्र बने भारत, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार सिर्फ एक दावा कर रही है, खाचा बना के नहीं दे रही है और जमीन में कुछ नहीं दिख रहा है। विपक्ष के आरोपों को अगर हम अलग भी करें तो क्या आपको लगता है कि 2047 के लिए जो 2024 में होना चाहिए था वो सब कुछ हो रहा है? क्योंकि अभी भी कई पायदानों पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आमिष जी, विपक्ष की एक समस्या है कि उनको टीवी पे आके आलोचना करनी पड़ती है, पर जब हमसे प्राइवेटली बात करते हैं पार्लियामेंट में तो हक्के बक्के बैठे हुए हैं, उनको दिख नहीं रहा है कि हम आलोचना किस चीज़ पर करें। अब आप कल का माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देखिए, उन्होंने एक प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है उसका एक ब्यौरा देश के समक्ष रखा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परिवर्तन ना आया हो। जो रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की बात लेके ये सरकार ने काम किया है, इसकी झलक तो जमीन पे नुक्कड़ नुक्कड़ कोने कोने पे देखने को मिलती है जी। चाहे वो किसानों के जीवन की बात देख लो, हर किसान का हर वर्ग, वित्त मंत्री जी ने बताया कि एमएसपी की खरीद 2.5 गुनी की गई है प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कार्यकाल में। 3 करोड़ घर तो बन चुके हैं, बाकी 1 करोड़ और घर शहरों में बने हैं, तो यानी 4 करोड़ घर गरीबों को मिले। आगे चल के 2 करोड़ मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर की बात वित्त मंत्री जी ने की है। क्या पिछले वर्ष 10 लाख करोड़, यानी जो वर्ष अब चल रहा है, और अगले वर्ष के लिए 11,11,000 करोड़ सिर्फ सरकार निवेश करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आप कल्पना करिए, इसके अलावा निजी निवेश, विदेशी निवेश, राज्य सरकारों का निवेश, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च होगा तो कितनी नौकरियां बनेंगी, कितना उद्योग को फायदा होगा, कितना सामान बिकेगा, कितनी सेवाएं लगेंगी, पूरा इकोसिस्टम इसके इर्द गिर्द बढ़ेगा। और जहां तक पर्यटन की बात है, टूरिज्म ने तो विश्व के बड़े बड़े देशों को बनाया है। अब भारत भी टूरिज्म में बड़ी छलांग लगाएगा और इसका सीधा लाभ हमारे युवा युवतियों को, हमारी बहनों को मिलेगा। मैं समझता हूं जिस प्रकार से एक बड़ी कमज़ोर अर्थव्यवस्था, विश्व की 5 कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक 2014 में भारत था, जब महंगाई डबल डिजिट में थी, ब्याज के दर बड़े ऊंचे थे, वित्तीय घाटा बहुत था और विकास की दर गिरती जा रही थी। वहाँ से लेके
ये जो कार्यकाल, ये जो प्रवाह रहा है 10 वर्षों का, जिसने भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, एक बड़े स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स के साथ आज हम तैयार हैं अमृत काल में विकसित भारत बनाने के लिए। आपने विकसित भारत की बात करी, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22% कर दिया गया है। ये एक तरह से जो आपकी सरकार पर बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि अमीरों की सरकार है, उस आरोप को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यू आर अ कॉमर्स मिनिस्टर ऑल्सो? पीयूष जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष इतनी बड़ी बेसिक बात नहीं समझता है कि जब कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है तो उससे निवेश और ज़्यादा बड़े पैमाने पे आता है। निवेश आता है तो उतनी ज़्यादा नौकरियां मिलती है, उतने ज़्यादा युवा युवतियों को काम करने का साधन बनता है। भारत एक औद्योगिक ताकत के रूप में उभरता है। हम निर्यात भी कर पाते हैं, भारत की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाते हैं, और साथ ही साथ जो पैसा बचता है कॉर्पोरेट का, वो पैसा फिर निवेश होता है ग्रोथ और एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन में, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्थाएं सुधरती है और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। जी। तो ये बड़ा एलिमेंट्री है कि लोअर टैक्सेस रिजल्ट इन हायर कलेक्शन, और निर्मला जी ने इसका प्रमाण भी दिया। जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई पे है। पिछले महीने का ही देख लो, 1,74,75,000 करोड़ जीएसटी, आज तक का सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन इस बात का प्रमाण है कि विश्व में इतनी गंभीर समस्याएं हैं, बड़े बड़े विकसित देश तकलीफ में या जीरो ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ में, और भारत तेज गति से बढ़ते हैं। लेकिन मेरा एक आपसे ये जो महत्वपूर्ण सवाल है कि आप तो पीठ ठोक रहे हैं अपनी बजट के ऊपर, लेकिन विपक्ष के पसीने छूट रहे हैं ईडी से। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए। ये सवाल मैं आपसे ना पूछूं तो अन्याय होगा मेरे व्यूअर्स के साथ। क्या कहना चाहते हैं आप? ईडी विपक्ष को टारगेट कर रही है। आमिष जी, यू रीप व्हाट यू सो। अगर आपने गलत काम किया है तो कभी ना कभी कानून के हाथ इतने मजबूत होते हैं, कानून की जिम्मेदारी होती है कि जो गलत काम हुआ है उस पर कार्रवाई हो। मैं समझता हूं कि कानूनी व्यवस्थाएं अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम देश की गरीबों की सेवा में जुटे हुए हैं, और साथ ही साथ हम सुशासन में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बार कहा कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, हमें एक तुष्टीकरण मुक्त भारत बनाना है, हमें एक परिवारवाद मुक्त भारत बनाना है। और मैं समझता हूं हम अपने विकास के काम में जुटे हुए हैं। कानून अपना काम कर रही है। जिसने जो गलत काम किया उसकी सजा उन लोगों को भुगतनी पड़ेगी। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 तारीख को आपसे चौपाल में तो मुलाकात होगी ही। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने करोड़ों दर्शकों से बात करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पीयूष गोयल जिन्होंने बजट पे बात करी और कहा कि ये उम्मीदों का बजट है। तो अब सीधा हम रुख कर सकते हैं अनुराग ठाकुर का, जो आईएनबी मिनिस्टर है। अनुराग ठाकुर हमारे साथ एक्सक्लूसिवली इस समय जुड़े हुए हैं। अभिनंदन है अनुराग जी आपका। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे ठाकुर साहब ये है कि बजट आ गया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये 2024 की नई यानी मोदी सरकार की तीसरी पारी वाला बजट है, और विपक्ष कह रहा है, मैं विपक्ष के नेताओं के नाम नहीं गिनाना चाहता, वो कहते हैं ये अंतिम विदाई वाला बजट है विपक्ष की, खासतौर पे सरकार की। ये सपने इन्होंने 2019 में भी देखे थे, और तब भी पहले से ज्यादा वोटों के साथ, सीटों के साथ देश की जनता ने मोदी जी को जिताया जी। अब 2024 में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार रिकॉर्ड सीटों के साथ बनाएंगे। और जो भारत को लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था यूपीए के समय थी, 10 सालों में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। अब तीसरी बार मोदी जी आएंगे तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इसका लाभ क्या होता है? क्योंकि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, अब 2 करोड़ और पक्के मकान बना कर देंगे। और मध्यम वर्ग के लिए भी उनका अपना मकान हो, किराए के मकान से बाहर निकलें, उसके लिए नई योजना लाएंगे, नई सुविधाएं देंगे। हमने इसी तरह से युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपया रिसर्च एंड इनोवेशन फंड रखा है, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बने, रिसर्च करें, आगे बढ़ें।
11,11,111 करोड़ रुपए का बजट रखा है कैपेक्स आधारभूत ढांचा पे बनाने के लिए। आप देखिए अमित जी, पिछले 10 सालों में 74 एयरपोर्ट की बजाय अब 150 एयरपोर्ट हो गए। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, अब 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें ग्रामीण बन गई। 90,000 किलोमीटर हमारा नेशनल हाईवे था, अब 1,46,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन गया है। हमारे 370 मेडिकल कॉलेज थे, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया, अब नए बनाने का और काम कर रहे हैं। 7 एम्स थे, अब 23 एम्स बन गए। ये आंकड़े मैं आपको गिना सकता हूं जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, भारत ने 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। लेकिन जब मैं इस बजट पर आता हूं तो मैं कहूंगा यह बजट विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। यह युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। यह गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी का बजट है। यह गरीब और मध्यम वर्ग का बजट है। यह विकसित भारत, इसको संकल्प जो हम लेके चले उसके लिए बजट है जी। क्योंकि आप MOS फाइनेंस भी रह चुके हैं, मुझे अच्छे से ध्यान है, और आपका तब भी हम साक्षात्कार करा करते थे। लेकिन आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं बतौर बिजनेस जर्नलिस्ट। हम कई बार देखते हैं कि नरेंद्र मोदी एक अनकन्वेंशनल फैसले ले लेते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि बजट, चुनाव से पहले वाला बजट जो है वो चुनावी बजट होता है। लेकिन इस बजट में चुनावी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना पॉलिटिकल पंडितों को, ना अर्थनीति के पंडितों को, ना स्टॉक मार्केट्स के एक्सपर्ट को। तो ये कॉन्फिडेंस है अनुराग जी या ओवर कॉन्फिडेंस है? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? देखिए, आप थोड़ा गहराई में देखिए जी। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर 11% बढ़ा तो इसका मतलब देश का आधारभूत ढांचा बेहतर होगा। अगर 4 करोड़ मकान के साथ अब 2 करोड़ और पक्के मकान देंगे तो उस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। आपके अगर इसी तरह से 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगेंगे तो 300 यूनिट बिजली के तो मुफ्त मिलेंगे ही। 18,000 रुपये सालाना आमदन भी बनेगी, तो इससे आय भी बढ़ेगी। और नया कर कोई नहीं लगाया गया, इसका मतलब आपकी आय बढ़ेगी ही। दूसरा, अगर मैं कुल मिला के आपको कहूं तो इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए, जैसे रेलवे के 3 ऐसे कॉरिडोर बनेंगे जो मिनरल के लिए है, एक्सपोर्ट के लिए है, पैसेंजर के लिए है। इससे आपको और बल मिलने वाला है। PLI स्कीम जैसे हम लेकर आए जी, तो आत्मनिर्भर भारत के चलते अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुई। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हम कहीं नहीं थे, 2 ही यूनिट थे, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र भारत बन गया है। तो अमित जी, मेरा कहना यह है जी, ये छोटी सोच के साथ बजट नहीं है, ये विकसित भारत बनाने के लिए अंतरिम बजट है, जिसमें नींव रखी है कि हम कैसे देश को आगे लेकर जाएंगे। हमने टैक्स का बोझ भी नहीं डाला, लेकिन उसके बावजूद टैक्स कलेक्शन देखिए 3 गुना ज्यादा हुई डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। और GST लाए थे जब, तो लोग कहते थे क्या होगा, आज टैक्स कम भी हुआ, टैक्स रेट कम हुआ, लेकिन टैक्स कलेक्शन दुगनी हुई। 80-85 हजार करोड़ होती थी, आज 1,66,000 करोड़ औसतन टैक्स कलेक्शन हो रही है। और पिछले महीने 1,73,000 करोड़ थी, 1,75,000 करोड़। क्योंकि आप टैक्स की बात करें तो मिडिल क्लास को राहत का एक सामान्य तौर पर सवाल रहता है, और वो हर बजट में रहता है, और इस बजट में भी है। मिडिल क्लास आपका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और वो इस दौर में नहीं है, वो लगातार रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है। उसको एक बहुत उम्मीद है इस शासन से कि यह सरकार हमारी चिंता करेगी, लेकिन यह चिंता कर नहीं रही है सरकार, यह चिंता दिखा नहीं रही है। आपका बड़ा वोट बैंक है मिडिल क्लास। देखिए, मुझे लगता है थोड़ा देखिए कि चिंता कैसे कर रहे हैं जी, थोड़ा देखिए चिंता कैसे कर रहे हैं अमित जी। कांग्रेस ने 60 साल में 2 लाख रुपए की आमदन के बाद भी 2014 में टैक्स लगता था जी, आज 7 लाख रुपए तक भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। मोदी सरकार ने राहत दी है। दूसरा, मैं कहूँ आपको अगर उद्योग चलाते हैं तो उसमें आपको राहत दी है। तीसरा, आपको कम ब्याज पर पैसा मिले, आप अपना व्यापार करें, वो मोदी सरकार ने दिया। आपको आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के लिए, आपका एक्सपोर्ट बढ़े, तो आपको पोर्ट तक के लिए रेलवे लाइन बनाएंगे, तो हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका बनाने की शुरुआत की, रोड बेहतर करने शुरू किए। आखिरकार ये कहाँ से बनेंगे? ये टैक्स के पैसे से। लेकिन आज ईमानदारी के साथ टैक्स पेयर टैक्स दे रहा है, क्योंकि उसको पता है एक एक पाई बचाई भी, गरीब की भलाई भी, और देश को आगे बढ़ाने का काम भी किया है जी। ये
टैक्स पेयर का विश्वास मोदी सरकार ने जीता है, तब जाकर उनको वंदे भारत जैसी ट्रेन मिल रही है, दुगने एयरपोर्ट मिल रहे हैं और विकास भी नई ऊंचाइयों पर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कैसे गरीब की जेब में पैसा जाता है तो किस पे पैसा खर्च करता है? अनाज पे, छोटी मोटी चीज़ों पे, कपड़े पे, जो उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। इससे आपकी पूरी इंडस्ट्री को बल मिलता है, किसान को पैसा मिलता है। 2,80,000 करोड़ पे हमने किसान को किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया, 1,40,000 करोड़ उनको मुआवजा दिया। ये आज तक कभी नहीं हुआ था, मोदी सरकार में हुआ। नैनो यूरिया से उनकी लागत कम हुई, मुनाफा ज़्यादा हुआ। लागत प्लस 1.5% यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा उनकी आमदन करना, ये मोदी सरकार ने किया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमने 1 लाख करोड़ का उपलब्ध करवाया, तो वहीं पर 10,000 FPO में से 8,000 FPO बन गई। कोऑपरेटिव सेक्टर को हम और बल दे रहे हैं। आप देखिए, स्टार्टअप गिनी चुनी 100-200 थी, आज 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम देश का निर्माण कर रहे हैं, विकसित भारत का निर्माण, जिसमें स्वयं जनता विश्वास करके मोदी जी को आशीर्वाद देती है, क्योंकि वो देखती है ईमानदार सरकार काम कर रही है, करंट यानी कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी कर रही है। जी, लेकिन एक तरफ बजट पर आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के घर की डोरबेल ईडी बजा रही है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सिटिंग सीएम है, उनको 5वां सम्मन जा चुका है। ये हो क्या रहा है? विपक्ष कह रहा है कि हमें टारगेट करा जा रहा है 24 से पहले। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का हमने वायदा किया था और जनता को विश्वास दिलाता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मोदी सरकार ने दिया भी और आगे भी देंगे। ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जिन्होंने खाया था उनसे हिसाब आज स्वतंत्र जांच एजेंसियां ले रही हैं। आप लालू जी के समय देखिए, लोग कहते थे क्यों जांच करते हो, सजा हुई कि नहीं हुई? आप कहते थे ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी बांटते थे सत्येंद्र जैन को, क्या हुआ? 1.5 साल जेल में रहे नहीं रहे? मनीष सिसोदिया जी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे, जेल में है कि नहीं है? सांसद अपने को संजय जी को जो बांटते थे सर्टिफिकेट ईमानदारी का, आज जेल में है कि नहीं है? ये देश का कानून अपना काम कर रहा है और इन भ्रष्टाचारियों को जवाब देना ही पड़ेगा जी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, सिटिंग मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, भ्रष्टाचार के चलते इनको जवाब देना ही चाहिए जी। और जो राजनीति में ही ये कहकर आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके, वो अरविंद केजरीवाल जी स्वयं भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं जी। सबसे ज्यादा आरोप है इनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर जी। अनुराग जी, क्योंकि नीतीश जी अब आपके खेमे में आ गए हैं, इंडिया गठबंधन का तो जो नींव थी वो हिल गई है, तो आप इंडी अलायंस पर अब क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी की बंगाल से यात्रा निकली तो ममता जी रूठ गई, नीतीश जी टूट गए और सोरेन साहब जेल चले गए, अब वो रांची पहुंचने वाली है यात्रा। ये इंडी अलायंस है कहां? ये घमंडिया गठबंधन का घमंड सिर चढ़ के बोल रहा है। राहुल गांधी जी न्याय अपने ही सहयोगियों के साथ नहीं कर पा रहे जी। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है, इसीलिए ममता दीदी ने बंगाल में नहीं समय दिया, ना यात्रा में जुड़ी, ना मिलने का समय दिया। अब इस पे जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए, क्यों किया? झारखंड जाने से पहले वहां के मुख्यमंत्री चले गए और बिहार आते जैसे राहुल गांधी जी के कदम पड़ने थे, नीतीश कुमार इंडी अलायंस बनाने वाले छोड़कर चले गए। अब करें क्या? इसका जवाब तो इनको देना है। ना इनकी एक नीति थी, ना नेता था, नीयत में भी खोट था, और अब साफ नजर आता है ये गठबंधन केवल कागज पर है, जमीन पर कुछ नहीं है जी। अनुराग जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं, आप हमीरपुर के जो युवाओं को दिल्ली लेकर आते हैं, वो योजना बड़ी लोकप्रिय हो रही है, उसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अनोखी योजना आपने शुरू करी। धन्यवाद जी। इससे उनको एक्सपोजर मिलता है, एजुकेशन मिलता है, नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, सीखते हैं बहुत कुछ जी जी। धन्यवाद, आपने इसको पहचान दी, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर धन्यवाद। तो वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ कुछ और मंत्री जुड़ेंगे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। आप देख रहे हैं व्यूअर्स CNBC आवाज पे टक्कर का बेहद स्पेशल बजट एडिशन।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। और आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के थर्सडे एडिशन में बात होगी बजट की। तो बजट के स्पेशल एडिशन में आपका एक बार फिर अभिनंदन है। और इस समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय सीधा जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। वैष्णव जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट है और इसके बाद सरकार चुनावों में जा रही है। क्या आपको लगता है कि, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि चुनावों में जाते हुए सरकार चुनावी बजट पेश करती है, लेकिन यह बजट चुनावी नहीं है, क्या यह रिस्क उठाया गया है? देखिए, मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में बहुत बड़ी एक इंक्लूसिव ग्रोथ जी, एक समावेशी ग्रोथ का मॉडल दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे उज्ज्वला प्रोग्राम हो, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सब कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य था वंचित वर्गों को वरीयता देना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना। कभी मोदी जी ने उसमें इलेक्शन के डेट नहीं देखी, कभी मोदी जी ने उसमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं देखा। हमेशा फोकस किया कि राष्ट्र के लिए जो ज़रूरी है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, इसी फिलॉसफी पे काम किया। आज का बजट भी क्लियरली मोदी जी की उस फिलॉसफी का एक क्लियर एग्जाम्पल है। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा कि देखा जाए तो लोकसभा चुनावों में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, लेकिन इसके बावजूद लोक लुभावनी जो घोषणाएं हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक पॉलिटिकल गिमिक कहा जाता है, वो खेला नहीं गया। इसको क्या हम ओवर कॉन्फिडेंस की श्रेणी में रखेंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि चुनावी बजट आते हैं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का या नरेंद्र मोदी के शासन का? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जनता का मोदी जी पे जो विश्वास है वो तो एकदम स्पष्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं। आप किसी भी गांव में जाके देखिए, गांव के गरीब परिवार के लोग आज स्पष्ट तौर पे बोलते हैं कि हमको कई वर्षों तक वोट बैंक की तरह उपयोग में लिया गया था कांग्रेस ने, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद में वाकई जो चीज़ें हमारे तक पहुंचनी थी वो पहुंचने लगी है। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन है। और मोदी जी ने आज तक जो कुछ भी काम किया है, देश की नींव को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, संकल्प है, उस संकल्प के लिए काम किया है। जी, मेरा अगला प्रश्न है, क्योंकि आप रेल मिनिस्टर हैं, रेलवे का बजट हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई बार विपक्ष तंज कसता है कई सारी बातों पर, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? अगर आप 10 साल पहले की रेलवे और आज की रेलवे को देखें तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। मोदी जी ने 10 साल में रेलवे में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जो विपक्ष आज तंज कसता है वो याद करे उनके समय में किस तरह का रेलवे था। रेलवे के स्टेशन पे जाके नाक बंद करना पड़ता था। ये कांग्रेस का रेलवे था, आज मोदी जी का रेलवे है, जिसमें सेफ्टी पे फोकस है, जिसमें कैपेसिटी बढ़ाने पे फोकस है, नई टेक्नोलॉजी लाने पे फोकस है। देश में आज 700 करोड़ लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं। कैसे ये 700 करोड़ 1000 करोड़ पहुँचे, उस पर फोकस है। बहुत ही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही अच्छे टेक्निकल विचारों के साथ, और हमारे जो सबसे बड़ा फोकस है जी, गरीब परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार, इनके लिए किस तरह से मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दे सके, वो उस विचार के साथ रेलवे को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। जी, एक महत्वपूर्ण बात है जो कि मिडिल क्लास के लिए है। हालांकि इस सवाल को मैं कई मंत्रियों से पूछ चुका हूं। बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है मिडिल क्लास, लेकिन मिडिल क्लास को उतनी राहत नहीं मिल रही है जितनी देनी चाहिए। क्या आपको, और लास्ट ईयर हमने देखा था 2019 में, माफ करिए 2019 में हमने देखा था, जस्ट बिफोर इलेक्शंस हमने देखा था कि स्लैब में 5 लाख तक की स्लैब को कर दिया गया था। क्या आपको लगता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है ये, अश्विनी जी? देखिए, जब 300 यूनिट फ्री बिजली सोलर से पैदा होगी जी, उससे जो बचत होगी वो मिडिल क्लास को फ़ायदा करेगी। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होने से, बेटर ट्रांसपोर्टेशन होने से मिडिल क्लास को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आज जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग में, मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है। आप
टैक्स केवल एक पॉइंट है, टैक्स के अलावा बहुत सारे ज़िंदगी के आयाम हैं, उन हर आयाम पे भी तो काम हो रहा है। और टैक्स में भी पहले कितनी छूट थी, आज 7 लाख रुपए तक की छूट है जी, बहुत बड़ा फर्क है। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और आपका कार्यकाल तो जून में खत्म हो रहा है राज्यसभा का, क्या माना जाए कि आप भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? पार्टी के एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता की तरह मैं कार्य करता हूँ। मेरे सार्वजनिक जीवन में जितने भी निर्णय हैं वो पार्टी लेती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण दिन पर। थैंक यू सो मच। सिंधिया जी आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 पर। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा और डायरेक्ट है कि यह अंतरिम बजट है, लेकिन विपक्ष इस समय कह रहा है कि यह अंतरिम बजट नहीं है, यह नरेंद्र मोदी के शासन का अंतिम बजट है, क्योंकि इसके बाद मोदी सरकार नहीं आएगी और अगली सरकार कांग्रेस की होगी और वो बजट पेश करेगी। आपकी पहली टिप्पणी। आप तो देख रही हैं कि I.N.D.I.A. का क्या हाल हो रहा है। पुरानी कहावत है हिंदी में कि मुंगेरी लाल जी की हसीन सपने, उनको पूर्ण स्वतंत्रता है अपने सपने देखने के लिए। जो घमंडिया गठबंधन जिनका एक ही मकसद भ्रष्टाचार करना, अहंकार के आधार पर जनता के समक्ष पेश होना और वही सोच और विचारधारा रखना, जनता ने उनको 1-2 बार सबक सिखाई है और बार बार जनता उनको सबक सिखाएगी। ये बजट प्रधानमंत्री जी का एक गवर्नेंस का बजट है जी। ये बजट प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प बजट है जो भारत को एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित करेगा। ये एक बजट है जो भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। ये एक बजट है जो भारत को स्वतः आत्मनिर्भर बनाएगा। ये लक्ष्य हमारा है और इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प भाव के साथ पिछले 10 वर्ष कार्य किया है। न रात देखा है न दिन देखा है, केवल भारतवासी के हित को देखा है और भारत माता का हित और प्रगति देखा है जी। और उसी का नतीजा है कि आज भारत में एक क्रांति आई है। आप जहां भी देखो एक नवनीतीकरण हुआ है, एक आधुनिकीकरण हुआ है। भारत की संस्कार और संस्कृति और प्रभुता को भी आगे बढ़ाते हुए भारत को विश्व पटल पर निखारने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इससे अच्छा क्या उदाहरण है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति आते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ जयपुर में जाते हैं और 1 कप चाय खरीदते हैं, तो प्रधानमंत्री जी वो 1 कप चाय फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए अपने मोबाइल फोन से UPI के द्वारा खरीदते हैं। और यही टेक्नोलॉजी भारत की आज विश्व पटल पर पहुंच चुकी है जी। भारत एक अधोसंरचना के रूप में जो इस बजट में प्रावधान भी किया गया है, जो कांग्रेस के शासनकाल में केवल 2-3 लाख करोड़ का होता था, आज 11,11,111 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन हुआ है अधोसंरचना के लिए, जो 11% की वृद्धि है। 4 हमारे प्राथमिक हमारे सेक्टर्स हैं, महिला, गरीब, नौजवान और किसान, और चारों की वृद्धि आप पिछले 10 साल में देखो। जिन महिलाओं के बारे में इस घमंडी गठबंधन ने कभी नहीं सोचा, उन महिलाओं को 1/3 आरक्षण संसद में देने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया। जिन महिलाओं की सशक्तिकरण कभी नहीं होती थी, ट्रिपल तलाक हटाकर महिलाओं को सशक्तिकरण का लाभ दिया है। मुद्रा लोन में करीब 30 करोड़ महिलाओं को ऋण दिया गया है। वहीं आप देखो कि आशा की कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान कार्ड योजना में आज सम्मिलित किया गया है जी। उज्ज्वला योजना के तहत 10 वर्षों में आज 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का लाभ मिल रहा है, जहां एक स्टोव महिला को दिया जा रहा है, एक गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है। तो जब हम कहते हैं कि लास्ट माइल डिलीवरी, जब हम कहते हैं कि 100% सैचुरेशन, यही मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी मतलब उनकी गारंटी को गारंटी करने की गारंटी है जी जी। तो फिलहाल आज CNBC आवाज की टक्कर के बजट स्पेशल में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।